गांव लौटा है, जिसका पता लगने पर चिकित्सा विभाग की टीम ने गांव जाकर निरीक्षण किया। फिलहाल बच्ची की हालत ठीक है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि इससे पहले डूंगरपुर की एक बच्ची में भी लक्षण पाए गए थे। हालांकि बच्ची का इलाज कुछ महीनों से गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा था। ऐसे में 12 के केस को प्रदेश का पहला ही केस माना जा रहा है। उधर कुछ दिनों पहले डूंगरपुर की एक बच्ची में HMPV वायरस डिटेक्ट हुआ था। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर आ गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय और निम्बाहेड़ा में भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए, वेंटिलेटर के साथ तैयार कर दिया गया है। इन्हें दोनों जगह पर रोगियों से सैंपल लेने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और इसके लिए PCR किट मंगवा ली गई है। PSC से लेकर जिला अस्पतालों तक विशेष गाइडलाइन जारी कर दी गई। विभाग ने भी VC के जरिए निगरानी शुरू कर दी है। हालांकि जिले में अभी ऐसा कोई मरीज चिन्हित नहीं पाया गया है। चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें तो बाकी जगह अलर्ट है। के अंदर आज जिस प्रकार के राज्य सरकार के आदेश आ रहे हैं, एक आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है, जिसमें सारी फैसिलिटी अपने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की सप्लाई, डिफिब्रिलेटर, सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है आइसोलेशन वार्ड के अंदर। और सभी स्टाफ को बोल दिया गया है कि अपने पूरे मास्क, सैनिटाइजर और जो दिशा निर्देश कोविड के थे वही सारे दिशा निर्देश पूरे करने के लिए। इस वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के तहत श्रीगंगानगर जिला प्रशासन अब अलर्ट हो चुका है। चिकित्सा विभाग की ओर से भी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। श्रीगंगानगर में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं बुजुर्गों सहित अन्य लोगों को मास्क लगाने सहित विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो श्रीगंगानगर से एक खबर है जहां पर केंद्र की गाइडलाइन के तहत अलर्ट पर अब स्वास्थ्य विभाग आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने लगभग पूरी तैयारियां कर ली हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक इंतजाम जो हैं वो मुहैया कराए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था से निपटा जा सके। बुजुर्गों सहित अन्य लोगों को मास्क लगाने सहित विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। HMPV वायरस है, ये 2001 से जानकारी में है और हमारे ज़िले में इस तरह कोई पेशेंट नहीं आया है। हमारे लिए जो साधारण खांसी जुकाम और वायरल डिजीज़ के पेशेंट आ रहे हैं, जिनके हमारे पास समस्त अवस्थाएँ हैं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, उनमें इन बारे में इस वायरस से कोई दिक्कत हो सकती है। उनको थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल साइट X पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, सड़कों की क्या दुर्दशा हो रही है। पिछले कई महीनों से सीकर नानी सर्कल से बताया जा रहा है बढ़ाकर NH हाईवे पर कई किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है, लेकिन सरकार में कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। हाईवे के दोनों ओर सड़क पर जमे पानी से दुर्घटना की संभावना बनी हुई है, लेकिन प्रशासन, PWD, वन विभाग सब सो रहे हैं। जनता इसका खामियाजा भुगत रही। सरकार को अतिशीघ्र इसका संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से ये निशाना साधा गया है प्रदेश सरकार पर। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, गड्ढे हुए पड़े हैं, पानी जगह जगह सड़कों पर जमा हो चुका है, लेकिन प्रशासन, PWD विभाग और वन विभाग इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े ज्वेलन अस्पताल में कबाड़ चोरी हो चुका है। अस्पताल में निर्माण एजेंसी पर कबाड़ चोरी करने का आरोप लगाया गया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। ASI भगवान सिंह ने बताया है कि अधीक्षक ने शिकायत में कहा कि हॉस्पिटल परिसर में एक निर्माण एजेंसी है जो कि मलबा उठाने का काम कर रही है और उसी जगह पर अस्पताल का फर्नीचर और कबाड़ सहित कीमती सामान पड़ा था, जिसे एजेंसी के कर्मचारियों ने चोरी कर लिया। फिलहाल जांच जारी है।
निर्माण एजेंसी है जो मलबा उठाने का कार्य कर रही है, तो वहीं टीन शेड के नीचे उनके फर्नीचर, पुराने बेड, कबाड़, हॉस्पिटल का काफ़ी सामान पड़ा था, जो भी उसके लेबर या एजेंसी के जो है वो चोरी करके ले गए। इस संबंध में जांच के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी जांच मनीराम ये सही कर रहे हैं। कबाड़ में फर्नीचर है, टीन शेड, पुराना कबाड़ जो हॉस्पिटल में पड़ा था वो मलबे के साथ उठा के ले जाने की शिकायत। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने बीती रात को राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बॉर्डर पर भारी मात्रा में गोल्ड और कैश के साथ 3 युवकों को पकड़ा है। तीनों युवक बॉर्डर से पहले एक निजी बस से उतरकर पैदल जा रहे थे। फिलहाल पुलिस युवकों से गोल्ड और कैश के संबंध में पूछताछ कर रही है। बता दें, आरोपियों के पास से कैश और गोल्ड बरामद किया गया है। तीनों निजी बस से उतरकर पैदल जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। में क्या भरा होने के बारे में पूछताछ करने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस पर तीनों के बैग की तलाशी ली गई तो तीनों के पास में 1 किलो 478.18 ग्राम सोना एवं 22,49,817 रुपए नकद राशि मिली। दौसा का रुख करते हैं, जहां पिछले 5 दिनों से आतंक मचा रहा पैंथर आखिरकार वन विभाग की कैद में आ चुका है। भाखरी रोड पर पैंथर पिंजरे में पकड़ा गया। इस पैंथर का पिछले 5 दिनों से दौसा शहर में मूवमेंट देखा गया, जिससे शहर के लोगों में दहशत का माहौल था। अब पैंथर को जंगल वाले इलाके में छोड़ा जाएगा। भाखरी गांव से 5-6 दिन से लगातार सूचना आ रही थी कि पैंथर का मूवमेंट है। मैं राम प्रसाद बैर, आप यहाँ 2-3 वन मित्र लगाए हुए हैं, उनको लेके मकान भाखरी गए और देखा था इसके पग मार के लगा के यहाँ पर उसका मूवमेंट भी है। हमने पिंजरा लगाया, 2-3 दिन हम रेगुलर गश्त करते रहे। उसके बाद हमने ये आज खान भाखरी से इसका रेस्क्यू किया गया, पिंजरे में आ गया, सही है, स्वस्थ है। आगे तो अब दोबारा अगर कोई यहाँ पे इसका मूवमेंट रहा और भी अगर कोई पैंथर की सूचना आती है तो वैसे पिंजरे लगाएंगे हम। चलिए कोटा का रुख कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार मिनी बस और कार की टक्कर में घायल एक और युवक की मौत हो चुकी है। मृतक अमन शर्मा जगदम्बा कॉलोनी का निवासी था। मृतकों का आंकड़ा 3 तक पहुंच चुका है। 2 युवकों की पहले ही मौत हो चुकी थी, जबकि कार और बस सवार 5 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा तालेड़ा इलाके में राधिका रिजॉर्ट के पास 5 जनवरी को हुआ था। हादसे के बाद कार और मिनी बस सड़क किनारे पलट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए मृतक अमन के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को दे दिया गया। तालेड़ा थाना पुलिस जांच कर रही। करीब कार का और मिनी बस का एक्सीडेंट हुआ था। कार में 4 लड़के सवार थे, जिनमें से 2 की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, उनका पोस्टमार्टम उसी दिन करा दिया था। और एक अमन शर्मा और शहनवाज और बाबू ये भर्ती थे। इलाज के दौरान कल रात को अमन शर्मा निवासी जगदम्बा कॉलोनी थाना रेलवे कॉलोनी की मौत हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम अभी करा दिया है और लाश परिजन को सुपुर्द कर दिया है। एक अभी जेर इलाज भर्ती है। मकर संक्रांति से पहले बाजार में तरह तरह के मांझे बिक रहे हैं। चाइनीज मांझे पूरी तरीके से डिमांड में रहते हैं, इन पर रोक लगी हुई है। ऐसे में झुंझुनू के मंडावा और नवलगढ़ में जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित टीम ने कार्रवाई की। 2500 से ज्यादा चाइनीज मांझों की चरखियों को जब्त किया गया, जिसके बाद उन्हें जेसीबी की मदद से नष्ट कर दिया गया। चाइनीज मांझे को लेकर के हमने आदेश जारी किया है। ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत में इस पर रोक लगाई गई है और एक निश्चित समय किया गया है। अन्य प्रकार के मांझे को पतंग उड़ाने के लिए भी प्रातः 6 से 8 और 5 से 7 पतंगों पर प्रतिबंध भी किया गया है। प्रदेश में आज निकाय उपचुनाव के बाद मतगणना हुई है। दौसा में भी वार्ड संख्या 17 में पार्षद पद के लिए कलेक्ट्रेट में मतगणना हुई। इस मतगणना में कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक प्रजापति को जीत मिली है। दौसा में मतगणना 2 चरणों में हुई। पहले चरण में जहां कांग्रेस प्रत्याशी 1 वोट से आगे थे, दूसरे चरण में बाद कुल 164 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत चुके थे। दोनों ईवीएम की मतगणना में भाजपा के भूपेंद्र सैनी को 346 वोट और कांग्रेस के दीपक प्रजापति को 510 वोट मिले। धन्यवाद दूंगा, उन्होंने साथ दिया। और मैं दूसरी बात, पूरे वार्ड वासियों ने तय दिल से जो उनके ऊपर इतना दबाव आया था कि तुम्हारा ट्रांसफर करवा देंगे, बाड़मेर भेज देंगे, जैसलमेर भेज देंगे, बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं ने जी जान झोंक दी थी, फिर भी
लोग अपने वार्डवासी जो मेरे जो कार्यकर्ता थे और जो मेरे मतदाता थे साइलेंट तरीके से उन्होंने वोट दिया। इन्होंने 11 से 12 बजे के बीच में इन्होंने जो ओरिजिनल वोट थे उनके जो आधार कार्ड थे कोस के ले गए। फिर भी वापस वोटर आए, तो दूसरे विपक्ष वाले जो प्रत्याशी था उन्होंने माना कि हाँ ये वोट ओरिजिनल है, उसको वापस वोट दिलाया गया। सीएम भजनलाल शर्मा बालोतरा के दौरे पर रहेंगे। सीएम ने रिफाइनरी का अवलोकन किया। मंत्री जोराराम कुमावत के विश्नोई मौजूद रहे उनके साथ में। मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत कई अधिकारी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। नाइट्रोजन प्लांट का उद्घाटन भी सीएम भजनलाल शर्मा करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम भजनलाल शर्मा आज बालोतरा के दौरे पर है। इस दौरान बताया जा रहा है सीएम ने रिफाइनरी का अवलोकन किया है, देखा, उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को वहां पर परखा गया उनके जरिए और इस दौरान तमाम अधिकारी कर्मचारी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के ड्रीम प्रोजेक्ट रिफाइनरी का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी में पौधारोपण किया है, पर्यावरण संरक्षण का उनके जरिए संदेश दिया गया। इसके अलावा उन्होंने रिफाइनरी में नाइट्रोजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। यह रिफाइनरी राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो राज्य की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये खबर हमने बताई आपको। अब चित्तौड़गढ़ का रुख करेंगे। चित्तौड़गढ़ में भी कपासन नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 में उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी तस्नीम बानो ने बीजेपी की रुबीना बानो को 163 वोटों से शिकस्त दे दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि तत्कालीन पार्षद शहनाज बेगम का पिछले साल जून महीने में निधन हो गया था, जिसके बाद से ये सीट खाली थी और इस पर उपचुनाव हुए। पहले तो मैं बजरंगबली को जो है प्रणाम करता हूं और फुलेरा नगर के सभी वासिंदों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरे विशेष तौर से वार्ड नंबर 18 के जो मतदाता मेरा परिवार है, जो उन्होंने जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया, उन सबको हृदय से जो है मेरा धन्यवाद। मेरे पास उनको कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन मैं जो है उनको अपने हृदय से उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। उन सब लोगों ने मिलकर के और मेरी पूरी टीम ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर के पूरी मेहनत, लगन और पूरे ताकत के साथ के अंदर कोचिंग जाने की कहकर हॉस्टल से निकली कोचिंग छात्रा का शुक्रवार को चौथे दिन भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। छात्रा के कमरे से एक नोट जरूर मिला था जिसमें उसने अपनी मर्जी से जाने की बात लिखी थी। छात्रा के परिजन कोटा पहुंच चुके हैं और पुलिस की टीमें परिजनों के साथ छात्रा की तलाश कर रही। छात्रा की तलाश में अब पुलिस की टीम बिहार भी जाएगी। छात्रा बिहार के भागलपुर की निवासी है और कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल छात्रा के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया। 3 दिन पहले छात्रा बिना बताए हॉस्टल से निकल गई थी। छात्रा का मोबाइल भी बंद है। हॉस्टल संचालक ने जवाहर नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। ये बेहद ही हैरान करने वाली खबर कोटा से सामने आई है। आरोप बेहद ही गंभीर हॉस्टल संचालक पर भी लगाए गए। हॉस्टल संचालक पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने देरी से सूचना दी थी पुलिसकर्मियों को। हालांकि आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि छात्रा का लापता हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से परिजन बेहद ही परेशान है। परिजन कोटा पहुंच चुके हैं। कल कोचिंग संस्थान के हॉस्टल के जो मालिक थे उनकी तरफ से ये बात आई कि एक बच्ची सुबह निकली थी, अभी शाम को लौटी नहीं है वापस, तो उसकी रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। बच्ची नाबालिग है और वो यहाँ कोटा में ही 17 साल की है और कोटा में ही नीट की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी तरफ से ही जाने की बात लिखी है। ऐसा कोई टेंशन, स्ट्रेस या इस तरह की कोई जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली बात कोई नहीं लिखी है। अजमेर का रुख कर लेते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के समापन पर दरगाह में कुल की जो रस्म के बाद अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस दौरान दरगाह में हजारों जायरीन जुम्मे की नमाज अदा करने पहुंचे हुए थे। ख्वाजा के दर पर सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ देखी गई। दरगाह से दिल्ली गेट से लेकर गंज तक नमाजियों की लंबी कतार देखी गई। शहर कासी मौलाना तौफीक अहमद सिद्दीकी ने नमाज अदा कराई और अमन, चैन, भाईचारे के साथ खुशहाली की दुआ की।
ख्वाजा गरीब नवाज की सालाना 813वें उर्स मेले का आज बड़े कुल की रस्म के साथ समापन किया गया। इस दौरान गुलाब जल और केवड़े से जारीन और खादिम द्वारा दरगाह के आस्तान शरीफ की धुलाई की गई है और आखिरी गुस्ल पेश किया गया। साथ ही जुमे की नमाज के साथ इसका समापन भी किया गया है और इस मौके पर बड़ी संख्या में जायरीन जो थे वो पहुंचे हुए थे। परिवार की खुशहाली की कामना की गई। उर्स मेले के दौरान देश विदेश से लोग आए थे। पीएम मोदी ने पहली बार पॉडकास्ट किया है। सीधी तस्वीरें आपको वहां से दिखाएंगे। मेरे प्रति बहुत वो रखते थे, तो एक दिन वो मेरे पिताजी को मिलने गए थे। मेरे पिताजी को कह रहे थे इसके अंदर इतनी टैलेंट है, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं केंद्रित करता है, ऐसे ही है, जबाती बातें की चीजें करता रहता है। तो बोले हर चीज इतनी जल्दी ग्रास्प करता है, लेकिन फिर अपनी दुनिया में खो जाता है। तो वेलजी भाई की मुझसे बहुत अपेक्षा थी, मेरे वेलजी भाई चौधरी की। तो मेरे टीचरों का मुझ पर प्यार बहुत रहता था, लेकिन मुझे ज्यादा पढ़ना है, अगर उसमें कंपटीशन का एलिमेंट है तो मैं शायद उससे दूर भागता था। मुझे कोई उसमें रुचि नहीं थी। ऐसे ही परीक्षा पास कर लो भाई, निकाल दो, ऐसा ही रहता था। लेकिन और एक्टिविटी में बहुत करता था। कुछ भी नई चीज है तो उसको तुरंत पकड़ लेना, ये मेरा नेचर था। सर, आपके कोई ऐसे बचपन के दोस्त हैं जो अभी भी आप टच में रहते हैं? ऐसा है कि मेरा केस थोड़ा विचित्र है। बहुत छोटी आयु में मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ा मतलब सब कुछ छोड़ा मैंने, किसी से मेरा संपर्क नहीं था। तो बहुत बड़ा गैप हो गया। तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, किसी से कुछ लेना देना भी नहीं था, और मेरी जिंदगी भी एक अनजान ऐसे ही भटकते इंसान की थी। कोई कौन पूछेगा मुझे, तो मेरा जीवन ही ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैं सीएम बना तो मेरे मन में कुछ इच्छाएं जगी। एक इच्छा ये जगी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं पुराने, सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा। उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि अपने आप को बड़ा तिस्मार का बन गया है। मैं वही हूं जो सालों पहले गांव छोड़ के गया था। मुझ में बदलाव नहीं आया है। उस पल को मैं जीना चाहता था, और जीने का तरीका यही है कि मैं उन साथियों के साथ बैठूं। लेकिन वो चेहरे से भी पहचान नहीं पाता था मैं, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। वो हरे के बाल सफेद हो चुके थे, बच्चे बड़े हो गए थे सब। लेकिन मैंने सबको बुलाया, शायद 30-35 लोग इकट्ठे हुए थे हम, और रात को बड़ा खाना वाना खाया, गपशप मारे, पुरानी बचपन की आदत ताजा की। लेकिन मुझे वो बहुत आनंद नहीं आया। आनंद इसलिए नहीं आया कि मैं दोस्त खोज रहा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नजर आता था। तो वो खाई पटी नहीं, और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं। ऐसी स्थिति हो गई है। सब अभी भी संपर्क में है, लेकिन बड़े सम्मान से मेरे प्रति वो लोग देखते रहते हैं। तो एक टीचर थे मेरे, रास विहारी मणियार, उनका भी स्वर्गवास हुआ कुछ समय पहले, और वो करीब 93-94 थे। वो मुझे चिट्ठी हमेशा लिखते थे, उसमें वो तू लिखते थे। बाकी तो एक इच्छा, मैं सीएम बना तो एक थी कि मैं अपने स्कूल के दोस्तों को बुलाया। दूसरी मेरी इच्छा थी, जो शायद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अजीब होगा। मेरा मन करता था मैं मेरे सभी टीचर्स को सार्वजनिक रूप से सम्मान करूंगा। तो मुझे बचपन से जिन्होंने पढ़ाया है और स्कूली शिक्षा तक जो भी मेरे टीचर रहे, मैंने सबको ढूंढा, और सीएम बनने के बाद उनका बहुत बड़ा सार्वजनिक सम्मान किया मैंने। और हमारे गवर्नर साहब थे,
शर्मा जी, वे भी उस कार्यक्रम में आए और गुजरात के सभी लब्ध प्रतिष्ठित लोग उस कार्यक्रम में थे। और मैं एक मैसेज मेरे मन में था कि मैं जो कुछ भी हूं, इनका भी कुछ न कोई योगदान है मुझे बनाने में। कोई मेरा बाल मंदिर के टीचर रहे होंगे, कोई सबसे बड़ी आयु के टीचर 93 ईयर के थे। करीब 30-32 टीचर्स को बुलाया था और उनका सबका मैंने सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। और मेरे जीवन की वो बड़ी अच्छी पल थी कि मेरे मन में लगता नहीं है। फिर मैंने एक दिन मेरे जीवन में किया, मेरा जो बृहद परिवार था, मेरे भाई, उनके संतान, बहन, उनके संतान, जो भी परिवार के लोग, क्योंकि उनको भी मैं पहचानता नहीं था क्योंकि मैं छोड़ चुका था। लेकिन एक दिन मैंने मेरे सीएम हाउस में सबको बुलाया, सब परिवारजनों को परिचय किया मैंने, ये कौन किसका बेटा है, किसकी शादी कहाँ हुई है, क्योंकि मेरा तो